हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक धमाकेदार टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक के अंदर हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते किसको हैं और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग या फिर इस सब टॉपिक को हम लोग दो वीडियोस में अपलोड करेंगे। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है और डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट की क्या अप्रोच थी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। अगली क्लास जो होगी उसके अंदर हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा एक विद्वान थे जिन विद्वान का नाम था पॉलिंग। क्या नाम था, जल्दी बोलो फटाफट से। पॉलिंग विद्वान थे। 1932 के अराउंड की बात है ये ना, 1932 के अराउंड की बात है। इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बेसिकली डिफाइन किस तरीके से किया वो समझने की कोशिश करो। तो इनके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि मान लो मेरे पास कोई भी दो एटम है या दो एलिमेंट हैं जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं दो एलिमेंट, और उनमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो इलेक्ट्रॉन है बीच में जो दोनों रखे हुए हैं वो किस किस के हैं, अरे एक तो ए का है एक बी का है, तो दोनों को मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो इनके अकॉर्डिंग, पॉलिंग के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि इन दोनों में से जो भी बंदा इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। वो क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट से। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, ए का ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किससे बेटा, बी से, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से जाएगा, इधर बी की ए की तरफ शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पार्शियली नेगेटिव, और इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पार्शियली पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ गया। ये किसने बोला था, ये पॉलिंग ने। तो इनके अकॉर्डिंग यदि डेफिनेशन की बात देंगे तो हम लोग डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, हम लोग डेफिनेशन कह सकते हैं बेटा, इट इज अ टेंडेंसी of an element, it is a tendency of an element to attract किसको बेटा, shared pair of electrons, ठीक है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जो अपनी तरफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा वो कैसा होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। बात समझ में आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो जिसकी भी टेंडेंसी ज्यादा होगी अपनी तरफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अकॉर्डिंग टू किससे, पॉलिंग से। ठीक है, अब इन पॉलिंग ने क्या किया, एक स्केल दिया, एक पॉलिंग स्केल बनाया गया है ना, पॉलिंग स्केल बनाया गया। और पॉलिंग स्केल से हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है, हमको ये सीखने को मिलता है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी डेटा। कौन सा डेटा, विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड एनर्जी डेटा। अब ये क्या है पॉलिंग स्केल और किस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये इट इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी डेटा। ये किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, एनर्जी डेटा के ऊपर बेस्ड है। अब इनके अकॉर्डिंग क्या बोला गया, इनके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि मान लो XA माइनस XB जो होगा, ये क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। ठीक है, सो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट होता है क्या, नो। ये कैसा है, यूनिटलेस है। कैसा है बेटा, ये डायमेंशनलेस है। कैसा है, जल्दी बोलो फटाफट से, ये यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है जिस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट होता है, तो इनका कोई भी यूनिट नहीं होता है। समझ में आ गया। यहाँ पे XA माइनस XB ये किसके बराबर है, ये बराबर है बेटा 0.102 अंडर रूट ऑफ डेल्टा AB। किसके बराबर है, जल्दी बोलो फटाफट से, XA माइनस XB इज इक्वल्स टू क्या है, 0.102 डेल्टा AB। ये कब है,
ये बेटा तब यूज करना है जब किलोजूल पर मोल में एनर्जी दे रखी हो। किस में दे रखी हो, जल्दी बोलो फटाफट से। किलोजूल पर मोल में एनर्जी दे रखी हो। कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूं बताता हूं, अभी एक सेकंड रुक जाओ बस, है ना। दूसरा, यदि मैं इसी को लिखना चाहूं तो एक्स ए माइनस एक्स बी किसके बराबर हो जाएगा, 0.208 रूट ऑफ किसका बेटा, डेल्टा ए बी, डेल्टा ए बी। ठीक है, ये कब यूज करना है, ये तब यूज करना है जब हमारे पास जो एनर्जी है वो किस में दे रखी हो, किलो कैलोरीज पर मोल में दे रखी हो। किस में दे रखी हो, किलो कैलोरीज पर मोल में। अब इसका मतलब क्या है, तो मतलब समझने की कोशिश करो बेटा फटाफट से इसका। ठीक है, यहाँ पे जो किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल दे रखा है ना बेटा, ये बेसिकली हमारे पास बॉन्ड एनर्जी का डेटा है। किसका डेटा है, जल्दी बोलो फटाफट से, ये बॉन्ड एनर्जी का डेटा है। अब बॉन्ड एनर्जी क्या होती है मेरे पास, तो बेटा एक मेरे पास होती है बॉन्ड एनर्जी और एक होती है अपनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कौन कौन सी होती है, एक होता है बॉन्ड एनर्जी और एक होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बेटा जब मैं बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा हूँ ना, इन दोनों को डिफाइन यहाँ पे नहीं करना है, बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। इसको डिफाइन करेंगे किसके अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। सो बेटा यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, तो केमिस्ट्री में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जब भी दो एटम के बीच में आपस में क्या बन रहा होगा, बॉन्ड बन रहा होगा, तो वहां पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। मतलब बॉन्ड जब बनेगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और बॉन्ड जब टूटेगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड बॉन्ड का डिसोसिएशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बात समझ में आ गया। सो जो बॉन्ड जो बनेगा उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे जो डेटा दे रखा है आपको किस में दिया जाएगा, बॉन्ड एनर्जी का दिया जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज नथिंग बट हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, टू डिसोसिएट अ बॉन्ड, दैट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें हम लोगों को ये समझना है कि इसको आगे कैसे यूज करेंगे। तो बेटा जो मेरे पास डेल्टा ए बी जो है, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस बॉन्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, रेजोनेंस बॉन्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। और डेल्टा ए बी जो होता है ना बेटा, ये बराबर होता है किसके, डेल्टा ऑफ किसका, ए बी। और ये कौन सा लेना है अपन लोगों को, ऑब्जर्व। कौन सा वाला वैल्यू लेना है, जल्दी बोलो फटाफट से, ऑब्जर्व बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, माइनस ऑफ किसका बेटा, थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी। क्या लेते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, ऑब्जर्व बॉन्ड एनर्जी माइनस ऑफ किसका, थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी के बराबर होता है। और यहाँ पे जब हम लोग डेल्टा ए बी थ्योरेटिकल की बात करेंगे, कौन से की बात करेंगे, जल्दी बोलो, थ्योरेटिकल की बात करेंगे, तो ये बराबर होता है बेटा किसके, रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसका, ए, रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसका, ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसका, बी। ठीक है, रूट ऑफ क्या, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसका, बी। तो जब हम लोगों ने इसको इसके अंदर पुट किया यहाँ पे, तो जो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है वो फाइनल फॉर्मूला क्या आ रहा है, ध्यान देना सब लोग, एक्स ए माइनस एक्स बी, ये वाला वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल्स टू क्या लिख दूँ, ये लिख देता हूँ कितना, 0.102, 0.102 रूट, ये रूट आ गया इस वाला। अब डेल्टा ए बी की जगह पे अपन लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा ऑफ किसका, बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसका, ए बी आ जाएगा, माइनस फिर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, इसके, तो फिर से क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा डेल्टा ऑफ किसका, ए इंटू डेल्टा ऑफ किसका, बी। बात समझ में आई क्या बच्चा पार्टी। अब जो बॉन्ड एनर्जी का डेटा है, यदि ये बॉन्ड एनर्जी का डेटा आप लोगों को किलो जूल पर मोल में दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, और किलो कैलोरीज पर मोल में दे रखा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आ गया। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो एक्स ए है, एक्स ए क्या होता है मेरे पास, ये है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, ए। एक्स बी क्या है बच्चा पार्टी, ये है मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, बी। और बेटा यहाँ पे डेल्टा ए ये क्या है, ये है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसका, ए, ये आपको क्वेश्चन में देगा। अच्छा, डेल्टा बी क्या है, तो ये है आपका बॉन्ड एनर्जी, ये है आपका बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसका, ये बी है। ठीक, और डेल्टा ई बी क्या दे रखा है बेटा, ये भी आपका बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है किसके बीच में, ए बी के बीच में। तो मोस्टली क्या देखने को मिलेगा कि जब आप लोग मॉड्यूल सॉल्व करेंगे अपना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसके ऊपर जनरली आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। बट हाँ,
क्यों वो वाली हम लोग ऑप्शन छोड़ें, आ गया तो समझ में आ रहा है। तो उस कंडीशन के लिए हम लोगों को ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं आपको वो क्या की जाएंगी, आपको दी जाएंगी, ये दी जाएगा, ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, किसी एक का वैल्यू दिया जाएगा, किसी दूसरे का वैल्यू हमको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किससे, पॉलिंग स्केल। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं फिर अपन लोग, इसके आगे क्या है। अब बेटा इसको मिटा देते हैं हम लोग, बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने डिफाइन किया किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, उनका नाम है मुलिकन। क्या नाम है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, मुलिकन। ठीक, अब मुलिकन ने किस तरीके से डिफाइन किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, ध्यान से सुनो। सेकंड साइंटिस्ट कौन है, मुलिकन। बेसिकली जो मुलिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि किसी भी एलिमेंट की या किसी भी पर्टिकुलर एटम की आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। किससे निकालेंगे, जल्दी बोलो, विद द हेल्प ऑफ देयर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। सो अकॉर्डिंग टू मुलिकन हमको ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा किसी भी एलिमेंट का, वो बराबर होगा किसके, बराबर होगा किसके, एवरेज ऑफ किसका, समेशन ऑफ किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आती है या यूनिट आती है, वो आएगी मेरे पास ईवी पर एटम। किसके बराबर आएगी, जल्दी बोलो फटाफट से, ईवी पर एटम के बराबर आती है। क्लियर है। तो यदि आपको डायरेक्ट ईवी पर एटम में ही आपको वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, जस्ट इन दोनों की वैल्यू को पुट कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर देना, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ईवी पर एटम आ जाएगा। लेकिन मान लो किसी ने बोला कि आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है किलो जूल पर मोल में, तो हमें पता है कि 1 ईवी पर एटम जो आएगा मेरे पास, या 1 ईवी जो आएगा मेरे पास, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 96.4 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, 96 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। तो किसी ने बोला कि यदि ये वाला वैल्यूज हम लोगों को किलो जूल में दे रखा है, तो क्या करेंगे, तो 1 किलो जूल पर मोल बराबर क्या हो जाएगा, 1/96.4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स एम इज इक्वल्स टू आई प्लस ई ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाई, 2 × 96.4 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। सो जो ऊपर वाली वैल्यू है किसमें, ईवी पर एटम में, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, किलो जूल पर मोल में आ जाएगी। तो हम किसी भी तरीके से किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, किलो कैलोरीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, 34.1। समझ में आ रहा है। सो अब इन्होंने, इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि मुलिकन जो थे और पॉलिंग जो थे, पॉलिंग ने जो वैल्यू दी थी बेसिकली किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो उन दोनों में क्या किया गया, कंपैरिजन किया गया, और ये पता लगा कि जो मुलिकन थे, मुलिकन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए 2.8 टाइम्स ज्यादा थी किससे, पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। 2.8 टाइम्स कैसी थी, ज्यादा थी किससे, पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। बात समझ में आ रहा है, कितनी ज्यादा थी, जल्दी बोलो, 2.8 टाइम्स कैसी है मेरे पास, ज्यादा है पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो ये भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, आपसे पूछा जाता है कि बताओ रिलेशन दोनों में क्या है, किस किस में, मुलिकन में और पॉलिंग में। सो आपको बताना पड़ेगा कि मुलिकन जो होगा वो 2.8 टाइम्स कैसा होगा, ज्यादा होगा किससे, पॉलिंग से। क्लियर है। सो पॉलिंग की कुछ वैल्यूज थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, पॉलिंग की कुछ वैल्यूज थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो मैं एक तरफ लिख देता हूँ। क्या, जैसे हाइड्रोजन के लिए कितना है, 2.1 है। यहाँ पे कौन आता है, लिथियम आ गया। इधर कौन है, बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन है, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन है, इधर सल्फर है, इधर क्या है, फॉस्फोरस। सो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आता है, ये आता है 4, इसका आता है बेटा 3.5, और इसका आता है मेरे पास कितना 3, इसका आता है 2.5, इसका कितना आता है 2, इसका 1.5, इसका वैल्यू होता है 1 के करीब। ये वैल्यू 3 होता है मेरे पास, ठीक है। और ये मेरे पास होता है बेटा कितना, 2.8, ये वैल्यू आता है 2.5, इसका भी वैल्यू 2.5 के करीब आएगा, और ये जो होगा मेरे पास, ये 2.4 के अराउंड होगा। ठीक है, 2.4 या 2.4 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब हाइड्रोजन से बड़ा होगा। बस बात समझ में आ गया। तो ये सब किसकी वैल्यूज थी, ये पॉलिंग की वैल्यूज हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ये पॉलिंग की दी हुई वैल्यूज हैं। ठीक है, चलो। सो ये हो गया बेटा मुलिकन की कहानी खत्म। एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है बेटा ऑलरेड रोचो। क्या नाम है, ऑलरेड रोचो। ठीक है। सो जो ऑलरेड रोचो थे, उन्होंने बेसिकली हम लोगों को ये बताया कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ये डिपेंड करेगी किस चीज पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, न्यूक्लियस का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर
जो कि बराबर है किस डिस्टेंस पे, कोवेलेंट रेडियाई के डिस्टेंस पे। किस पे बराबर है, जल्दी बोलो फटाफट से, कोवेलेंट रेडियाई के डिस्टेंस के इक्वल है। चलो देखते हैं। सो तीसरे और लास्ट साइंटिस्ट जिन्होंने हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में ज्ञान दिया बेटा, वो कौन है, उनका नाम है ऑलरेड रॉस्को। ठीक है, रॉस्चो बोलो यार, रॉस्को बोलो बेटा, ये प्रोनाउंसिएशन है, तुम देखते रहना। ठीक है, सो ऑलरेड रॉस्को बेसिकली इन्होंने क्या डिफाइन किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 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 of an element is defined by the force of attraction of किसका, of nucleus on किसके ऊपर, on electron at a distance equal to किससे, कोवेलेंट बॉन्ड, एट अ डिस्टेंस इक्वल टू कोवेलेंट बॉन्ड, या कोवेलेंट रेडियाई लिख दो, कोवेलेंट रेडियाई। समझ में आ रहा है, कोवेलेंट रेडियाई। अब इनके अकॉर्डिंग क्या बोला गया बेटा कि जो मेरे पास एक्स ए आर होगा, एक्स ए आर बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, ऑलरेड रॉस्को, ये बराबर होगा मेरे पास 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। किसके बराबर होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो आर है ना बेटा, ये आर है कोवेलेंट रेडियाई, ये आर क्या है, कोवेलेंट रेडियाई, और ये किस में दे रखा होगा आपको, ये एंगस्ट्रॉम में दे रखा होगा। जेड इफेक्टिव तुम लोग जानते हो, जेड इफेक्टिव किसके बराबर होता था, जेड माइनस सिग्मा के बराबर होता था। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन लेते थे, और जब हम लोग टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन लेते थे उसको सिग्मा में काउंट नहीं करते थे, शायद तुमको याद हो तो, है ना, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने सारा ही कराया हुआ है जेड इफेक्टिव के बारे में। बट आपको यहाँ पे इतना समझना है कि जब आप ये निकालने के लिए जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहाँ पे जेड इफेक्टिव आएगा, जैसे नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेता हूँ ना, तो नाइट्रोजन में 7 आ गया, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p क्या हो गया 4, सही है, 2p3 ये आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखोगे तो टोटल वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, जब 2p के ऊपर कैलकुलेट करते थे तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ 4 ही काउंट करते थे, एक इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते थे, क्योंकि उसको हम लोग टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन मानते थे। बट आपको यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। सर इसका रीजन क्या है, अरे इसका रीजन ये है बच्चा पार्टी कि मान लो ए और बी दोनों कैसे हैं, बॉन्डेड है। वहां पे पर्टिकुलर हम लोग देखते थे किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉन्डेड चीज के लिए देख रहे हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भाई ये क्या करेगा, मान लो एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, तो भाई इसने क्या किया, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, मतलब एक तो अपना था ही, लेकिन एक इसका भी तो अपनी तरफ खींचा है ना यार। सो वो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन को अपन लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, उसको भी हम लोगों को काउंट में लेना होगा। बात समझ में आ रहा है सब लोगों को, जल्दी बोलो फटाफट से। अब इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग एक चीज और निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि बेटा जो मेरे पास XP आता है, XP और X ऑलरेड रॉस्को, इसका जो रिलेशन आता है इसमें 0.744 ये ऐड कर देते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, ये XP के बराबर होता है। तो ये क्या है, ये पॉलिंग है, ये किसका है, ऑलरेड रॉस्को। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या थे, सारे रिलेशंस थे किसके, अलग अलग साइंटिस्ट के, कि उनकी क्या अप्रोच थी बेसिकली किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझाने के लिए। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास क्या, बेसिक। अब हम चलते हैं बेटा इस पॉइंट पे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करेंगे किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। चलिए इसको मिटा देता हूं। बच्चा पार्टी, फैक्टर्स की स्पेशली अपन लोग बात करें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहला फैक्टर आता है बेटा आपके पास कौन सा, नंबर ऑफ शेल। तो बेटा हमें इतना पता है कि नंबर ऑफ शेल यदि जितना ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस से उतना दूर जाएगा, और जितना दूर जाएगा न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम लगेगा, मतलब खींचने की टेंडेंसी कम होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सो इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल जिसका जितना ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम होगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने क्या ले लिया, यहाँ पे लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटाशियम आ गया, रुबिडियम आ गया, सीजियम आ गया, फ्रेंशियम आ गया। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग बराबर हो जाती है, इसको हम हटा देते हैं।
यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, लिथियम का बड़ा होगा किससे, सोडियम से, सोडियम इज ग्रेटर देन के इज ग्रेटर देन आर, बी इज ग्रेटर देन सी एस, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगला क्या आ जाएगा मेरे पास, बेटा मांगे क्या, कार सुंदर बाप, ये आ जाएगा ऑर्डर, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। दूसरा पॉइंट आता है बेटा, उसको बोलते हैं अपन लोग जेड इफेक्टिव। तो बेटा जेड इफेक्टिव क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, न्यूक्लियस का, उन किसके ऊपर, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा होगा खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी यार, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। सो जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा। क्लियर है। तीसरा चीज अपन लोग बात करें बेटा शील्डिंग का, तो शील्डिंग जितना ज्यादा होगा, शील्डिंग जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होगा, उतना कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होगा, उतना कम होगा। ये थर्ड पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट की बात करें अपन लोग, तो चौथा पॉइंट कहता है बेटा हमारा क्या, कि ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा वाला बोल रहे हैं अपन लोग, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक तरफ मैंने क्या लिख दिया है, पॉजिटिव, और एक तरफ क्या लिख दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, यदि किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या किया होगा उसने, इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बड़ा, मतलब साइज कैसा, छोटा, और साइज छोटा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, अरे ज्यादा होगी। बात समझ में आ रहा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, ज्यादा होगी, इंक्रीज नहीं है, ज्यादा लिख देता हूँ। ठीक है, कोई भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, साइज उसका बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो वैलेंस शेल में बैठा हुआ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, बेसिकली कम हो गई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी खींचने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी कैसी होगी, उतनी ज्यादा होगी। जिस पर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा तो उसकी खींचने की टेंडेंसी कम, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी होगी, उतनी, जल्दी बोलो, कम होगी। बात समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल दे दूं मैं आप लोगों को, एग्जांपल मेरे पास एक O है, एक O माइनस है और एक O-2 है, और दोनों में पूछा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो O की ज्यादा होगी, फिर उसके बाद में इसकी होगी। ऐसे ही मैं एग्जांपल दे दूं तुम लोगों से, मैंने बोला कि एक मेरे पास Al आ गया, एक मेरे पास Al प्लस आ गया, एक मेरे पास Al+2 आ गया, एक Al+3 आ गया, तो इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो Al+3 की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। बात समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट पांचवा फैक्टर क्या है बेटा, पांचवा फैक्टर है परसेंटेज ऑफ किसका, एस करेक्टर। परसेंटेज ऑफ किसका, एस करेक्टर। बेटा ये टॉपिक तुम्हें पर्टिकुलर अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। तो परसेंटेज एस करेक्टर आप फिलहाल इतना समझो कि मैंने क्या कर रखा है, तीन में मॉलिक्यूल लिए बेसिकली, ये यहाँ पे CH और यहाँ पे ये H बना दिए, सब जगह पे ये हाइड्रोजन लगाया हुआ है ना, ये क्या है, C डबल बॉन्ड C, ये H, ये H आ गया, और ये है C ट्रिपल बॉन्ड C, ये H और ये H। यदि इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बेटा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है कितनी, sp3। ये कैसे आया सर, बिल्कुल मत पूछना, क्योंकि ये हम लोग बाद में सीखेंगे बॉन्डिंग के अंदर। इसकी sp आई, इसकी sp2 आई, इसकी sp3 आई। तो परसेंटेज एस करेक्टर यदि इसके अंदर देखोगे तो कितना आएगा भैया, 25%। क्यों, अरे टोटल 4 लोग हैं उसमें एस अकेला ही तो है, तो टोटल 100 होगा तो एस का कितना होगा, 25। इधर एस का कितना निकलेगा, 33% आ जाएगा लगभग लगभग। इधर कितना आएगा, 50% आएगा। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर कहाँ पे आ रहा है, एसपी में। तो यदि हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ऑर्डर क्या आएगा, एसपी इज ग्रेटर देन क्या आएगा, sp2। sp2 इज ग्रेटर देन क्या आएगा, sp3। क्या आएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, sp3। ठीक है। सो ये है हमारे पास कौन सी चीज, फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करेंगे किस चीज को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे बेटा एप्लीकेशंस और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बेटा मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कंप्लीट ही कर दिया जाए, क्योंकि टाइम देखा तो अभी 20-25 ही मिनट हो रहे थे, तो टाइम है अपने पास, तो ये खत्म हो भी जाएगा। ठीक है। सो अभी पढ़ लेते हैं अपन लोग कौन सा चीज, एप्लीकेशंस ऑफ किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये वीडियो जो है ये मैं उसको मर्ज कर दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि अपन लोग बात करें बेटा, तो पहला एप्लीकेशन क्या है,
पहला एप्लीकेशन ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसका नॉन मेटालिक करेक्टर कैसा होगा उतना ज़्यादा होगा, नॉन मेटालिक करेक्टर कैसा होगा उतना ज़्यादा होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यदि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास इंक्रीज करेगा तो नॉन मेटालिक करेक्टर भी क्या करेगा, जल्दी बोलो फटाफट से, इंक्रीज होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी जितनी कम होगी उसका मेटालिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा, उसका मेटालिक करेक्टर भी उतना कैसा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, कम होगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैज़ लेस, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हैज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, यदि हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करता है डेल्टा ई एन पे। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कैसा होगा, उतना ज़्यादा होगा। और जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका बेटा स्टेबिलिटी कैसा होगा, उतना ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है। और जिसका स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी कैसा होगा, उतना कम होगा। रिएक्टिविटी कैसा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, कम होगा। डन यहाँ तक। अगला पॉइंट क्या बोल सकते हैं अपन लोग बोल सकते हैं कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, डेल्टा ई एन भी ज़्यादा होगा। डेल्टा ई एन ज़्यादा होगा, उसका बॉन्ड लेंथ कैसा होगा, कम। जिसका बॉन्ड एनर्जी, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है उसका बॉन्ड लेंथ कैसा होगा, ज़्यादा होगा। समझे। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट कह रहा है बेटा मेरे पास क्या, कि हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, मोर विल बी, मोर विल बी कैसा नेचर, एसिडिक नेचर, मोर विल बी एसिडिक नेचर। समझ में आ रहा है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा मेरे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किसी भी नॉन मेटल के ऑक्साइड की, तो क्या होगा बेटा, वो उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। समझ में आ रहा है। अब ये पॉइंट्स आ गए मेरे पास सारे। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक और पॉइंट बोल सकते हैं, हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका, ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ अ नॉन मेटल लिख देते हैं, ऑफ अ नॉन मेटल, ऑफ अ नॉन मेटल इन देयर ऑक्साइड, इन देयर ऑक्साइड, इन देयर ऑक्साइड विल बी कैसा बेटा, मोर, विल बी मोर कैसा, एसिडिक, विल बी कैसा, मोर एसिडिक। समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स होंगे। बाद में हम लोग जाके क्या करेंगे, एक साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों के ऊपर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला आप लोगों को कि मेरे पास एक दे रखा है SO2 और एक दे रखा है SO3। तो बेटा इस जगह पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6 प्लस 6 आ गया, 2 2 जा 4, ये प्लस 4 आ गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होगा, न्यूक्लियस के पास में ज़्यादा होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसका, इस पे न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे पास ज़्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये मेरे पास किसका ऑर्डर आ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। सही है। अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। अगला एग्जाम्पल क्या लेता हूँ बेटा, एक मैंने N2O ले लिया, ठीक है, एक NO ले लिया, एक N2O3 ले लिया, और एक NO2 ले लिया, और एक N2O4 ले लिया। बड़े ध्यान से सुनना सब लोग। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें अपन लोग तो इसको क्या बोल सकते हैं, +1 बोल सकता हूँ। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये +2 आ गया, ये कितना आ गया, ये +3 आ गया, ये कितना आ गया, ये +4 आ गया, ये कितना आ गया, ये +5 आ गया। साफ साफ दिख रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, ज़्यादा है। तो यदि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा बेटा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी कैसा होगा, मेरे पास ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिटाऊं इसको,
पॉइंट कितने हो गए पता नहीं, 1 2 3 4 5 6 मान लेता हूँ, 6 पॉइंट हो गए ना। सातवां पॉइंट क्या है बेटा? सातवां पॉइंट ये है कि डेल्टा ई एन का वैल्यू जितना ज्यादा होगा बॉन्ड का पोलैरिटी उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड का पोलैरिटी उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड उतना ज्यादा क्या होगा? पोलर होगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसी के बीच में जितना ज्यादा आएगा वो बॉन्ड कैसा होगा? उतना ज्यादा पोलर होगा। तो यदि हम लोग यहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी की बात करें तो जैसे मेरे पास क्या आ गया, एक एच एफ है, एक कौन आ गया, एच सी एल आ गया, एक कौन आ गया, एच बी आर आ गया, एक कौन आ गया, एच आई आ गया। तो भैया हमें पता है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, ये 4 होता है, इसका कितना होता है 2.1। तो अपन लोग क्या करेंगे, 4 में से 2.1 निकालेंगे, 4 में से 2.1 निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 1.9 आएगा। तो इसका कितना आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, 1.9। कितना आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, 1.9। HCl की बात करेंगे तो HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आएगा, इसका 3 होता है, इसका 2.1 होता है तो ये 0.9 हो जाएगा। इसका 2.8 होता है तो 2.8, इसका 2.1 तो ये 0.7 आ जाएगा। ये 2.5, ये 2.1 तो 0.4 आ जाएगा। हमें इतना पता लग रहा है कि डेल्टा ई एन का वैल्यू क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो यदि डेल्टा ई एन का वैल्यू कम होता जाएगा तो इनमें पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड पोलर कौन होगा, तो पोलैरिटी का ऑर्डर कौन आएगा बेटा, सबसे ज्यादा एच एफ आएगा, फिर एच सी एल आएगा, फिर कौन आएगा, एच बी आर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं, बॉन्ड पोलैरिटी बोल सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ का नाम भी ले सकते हो। तो इनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर मेरे पास ये आ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ जाएगा। बात समझ में आया? अब हमसे ये पूछता है कि इन सब में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो बेटा जी एसिडिक होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि किसमें से H प्लस ईजिली निकलेगा, किसमें से H प्लस ईजिली निकलेगा। तो हमें इतना पता है कि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा आ रहा है, मेरे पास 1.9 आ रहा है। इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा है, मेरे पास कम आ रहा है। तो बेटा ये वाला बॉन्ड जो होगा ये इजीली टूटेगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड इजीली टूटेगा नहीं, ये वाला बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बोलो। ये इजीली टूट जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा है, कम है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा है, ज्यादा है, तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे यदि हम लोग बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो एच आई का सबसे ज्यादा होगा, फिर एच बी आर का होगा, फिर किसका होगा, एच सी एल का होगा, फिर किसका होगा, एच एफ का होगा। तो ये ऑर्डर आ जाएगा तुम्हारे पास किसका बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। किसका ऑर्डर आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सी एसिड्स के लिए ना। तो HClO4 आ गया, HClO3 आ गया, HClO2 आ गया और HClO आ गया। इन सब में पूछ रहा है कि इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा। तो बेटा हमें पता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +7। इधर कितना आएगा, +5 आएगा। इधर कितना आएगा, +4 आएगा। इधर कितना आएगा, +1 आ जाएगा। सही है, सही है ना रे, ठीक है। सो ये हो गया मेरे पास। अब इन सब में यदि हम लोग ये देखें कि 3 आएगा ना यहाँ पे, इन सब में यदि हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, मेरे पास सबसे ज्यादा है। तो इसका सबसे ज्यादा है तो ऑर्डर मेरे पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बात समझ में आया? यदि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाने की बात करेंगे बेटा तो कौन कौन से मेरे पास आएंगे, जैसे Li2O आ गया है ना, Li2O, फिर कौन आ गया, BeO आ गया, लिथियम बेरिलियम, फिर बोरोन B2O3 बोरोन, लिथियम बेरिलियम बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, है ना, और फिर फ्लोरीन, उसको छोड़ दो, ठीक है। यदि इन सब में अपन लोग ऑर्डर की बात करें कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, तो बेटा ये वाला जो बंदा होगा मेरे पास ये कैसा है, मेटालिक है। मेटालिक है तो किस नेचर का होगा, ये बेसिक नेचर का होगा। कैसा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, ये बेसिक नेचर का होगा। ये कैसा होगा, जल्दी बोलो, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। इन दोनों में कंपेयर करें कौन ज्यादा बेसिक है, तो ये ज्यादा बेसिक होगा। ये कैसा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, ये बेसिक होगा। BeO जो होता है बेटा ये होता है एम्फोटेरिक। कैसा होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक मतलब ऐसे वाले लोग जो एसिड के तरीके से भी बिहेव करते हैं और बेस के तरीके से भी बिहेव करते हैं। B2O3 CO2 N2O3 इनकी बात करें बेटा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, बढ़ेगा। तो यहाँ पे 8वां पॉइंट क्या डाल सकते हैं कि डेल्टा EN या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इनका ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये ऑर्डर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आया? अगला लिथियम के नीचे कौन आ जाएगा मेरे पास, सोडियम। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे कौन आ गया मेरे पास, सोडियम, तो Na2O ले लिया। सोडियम के बाद में कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम, MgO ले लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Al2O3 आ जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर क्या आ जाएगा, Si2O3 ले सकते हैं।
है ना भाई, या SiO2 ले लो ना, SiO2। सिलिकॉन के बाद में फॉस्फोरस, है ना, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, और आगे का आ जाएगा मेरे पास फॉस्फोरस P2O5 ले लिया। ठीक है, फॉस्फोरस के बाद में Cl2O7 ले लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो अब हम लोग ये देखेंगे इन सब में यदि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो बेटा यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, ये +3 आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये +4 आ जाएगा, ये कितना आ रहा है, ये +5 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये +6 आ रहा है। ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है मेरे पास, बढ़ रही है। सो इनमें देखेंगे Na2O में और MgO में, तो भाई ये तो मेरे पास बेसिक नेचर है। क्यों? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं बेटा, मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से। मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं ये होते हैं बेसिक नेचर के। किस नेचर के होते हैं, जल्दी बोलो, बेसिक नेचर के। ठीक है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, कौन से, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे बेटा वो होते हैं कौन से, एसिडिक नेचर के। कौन से नेचर के होते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लियर है? सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इन दोनों में बात करेंगे तो इसका एसिडिक नेचर नहीं, इसका बेसिक नेचर मेरे पास कैसा होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा बेटा, नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा, तो नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यदि एसिडिक नेचर का ऑर्डर आएगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, Cl2O7, फिर कौन आएगा, P2O5 आएगा, फिर कौन आएगा, SiO2 आएगा, फिर कौन आएगा, Al2O3 आएगा। बात समझ में आ गया? और यहाँ पे ये कैसा होता है मेरे पास, ये कैसा होता है, ये एम्फोटेरिक नेचर का है। कैसा, जल्दी बोलो फटाफट से, ये एम्फोटेरिक नेचर का है। कैसा, जल्दी बोलो फटाफट से, ये एम्फोटेरिक नेचर का है। इस साइड से जो हम लोगों ने एक और क्वेश्चन किया था अभी यहाँ पे BeO, ये भी कैसा है मेरे पास, ये भी एम्फोटेरिक नेचर का है। क्लियर है? सो अब हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऑक्साइड्स होते हैं जो कि किस नेचर के हैं, एम्फोटेरिक नेचर के हैं। तो आइए समझते हैं उनको भी। सो बेटा यदि मैं एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करूं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करूं तो क्या होगा बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आप लोगों को याद रखना है BeSN, GaAl, ZnPV। ये जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग होते हैं बेटा, ये सब कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। इनकी जो ऑक्साइड्स होंगी वो सब कैसी होती है, एम्फोटेरिक। याद कैसे रखना है, बेसन, कैसे याद रखना है, जल्दी बोलो फटाफट से, बेसन कहाँ पे, गाल जीभ पर। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, बेसन गाल जीभ पर। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे, बेसन गाल जीभ पर। सो यहाँ पे Zn का क्या बन सकता है मेरे पास, ZnO बन सकता है। इसका क्या बन सकता है, PbO बन सकता है या फिर PbO2 बन सकता है। इसका क्या बन सकता है, Al2O3 बन सकता है। इसका क्या बन सकता है, Ga2O3 बन सकता है। इसका क्या बन सकता है, SNO बन सकता है या फिर SNO2 बन सकता है। इसका क्या बन सकता है, BeO बन सकता है। ये सब कैसे होते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, ये सारे के सारे होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के। कैसे होते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, ये सारे के सारे होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग किसके साथ। अब हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बेटा, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, सो क्वेश्चन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर अपन लोग करेंगे उनको सॉल्व। अब क्वेश्चन क्या क्या है बच्चा पार्टी, बड़े ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख देता हूँ फिर सॉल्व करेंगे ना। H3BO3, H2CO3 और HNO3, एक ये है। ठीक है, एसिडिक नेचर निकालना है सबका। क्वेश्चन नंबर 2, H3PO4, H3ASO4, H3SbO4, ये ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, HOF, फिर HOCl, फिर HOBr, फिर HOI, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, HClO4, HBrO4, HiO4, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो 5 हो जाएगा N2O5, अगला है P2O5, अगला है AS2O5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, N2O3, P2O3, AS2O3, SB2O3, ये आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, HNO3 और HNO2, ये तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, H2SO4 और H2SO3, ये ले लो।
क्वेश्चन नंबर 9 Sb2O3 Sb2O5 ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है CO2 एंड SiO2। ठीक है, CO2 एंड SiO2, ये छोड़ दो। सो यहाँ पे ऐसे लिख लो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लोगे रे, SO2 ले लो और SO3 ले लो। सो ये बेसिकली क्वेश्चन है बेटा, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से ये निकालना है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। सो चलो अब देखो, H3BO3 H2CO3 HNO3, बेटा हमें इतना पता है कि यदि हम लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ इसके अंदर निकालना है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन दिख रहा है हम लोगों को, नाइट्रोजन। सही है, बोरोन फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन, तो ये कैसा ऑर्डर आ जाएगा, ये ऑर्डर ऐसा आ जाएगा। H3PO4 H3ASO4 H3ASO4, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, सेंट्रल एटम की, फास्फोरस की, तो फास्फोरस की ज्यादा है तो इसका ऑर्डर ऐसे आ जाएगा। HOF HOCl HOBr HOI, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, तो मुझे दिख रहा है कि F आ रहा है मेरे पास, तो ये इसका ऑर्डर सबसे ज्यादा आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यदि इस साइड में बात करेंगे HClO4 HBrO4 HiO4, अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका ऑर्डर ये सेम ही रहेगा। अगेन N2O5 P2O5 AS2O5, तो अगेन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये आ जाएगा। अगेन N2O3 P2O3 AS2O3 Sb2O3, अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन इसका ज्यादा है तो फिर दोबारा से यही हो जाएगा। HNO3 HNO2, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचा बेटा 5, और यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया तो 3, तो 5 ज्यादा है तो इसका ज्यादा हो जाएगा। H2SO4 के अंदर 6 है और यहाँ पे कितना है +4 है, तो ऑब्वियसली 6 का ज्यादा हो जाएगा। Sb2O3 और Sb2O5, 5 2 जा 10, इस पे कितना है +5, और इस पे कितना है बेटा 2 3 जा 6, इस पे +3 है, तो 5 का ज्यादा होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। SO2 और SO3 इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो SO3 का ज्यादा है क्योंकि इस पे +6 है और इस पे +4 है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं किस चीज को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ को। एक क्वेश्चन और है, बड़े ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 11 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा, कि जैसे मान लो मेरे पास क्या दे रखा है, H3PO4 दे रखा है, H3PO4, एक दे रखा है H3PO3 और एक दे रखा है H3PO2। बड़े ध्यान से सुनना, एक है H3PO4, एक है H3PO3 एंड एक है H3PO2। तो होता क्या है बेसिकली, इसमें जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो इसका कितना आएगा, +5 आएगा, इसका देखेंगे तो कितना आएगा +3 आएगा, इसका देखेंगे तो कितना आएगा +1 आएगा। सो अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्या पता होना चाहिए, इसका इस तरीके से आना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ, यस और नो, यस और नो, बट ये गलत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना। इनको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालते हैं, इसको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालते हैं। तो फिर इसको कैसे निकालते हैं, तो बेटा इसको देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर से, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये मिटा देते हैं ना। सो ये मिटा देते हैं हम लोग। एम्फोटेरिक में क्रोमियम के भी ऑक्साइड होते हैं, तो वो जब अपन लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तब देखते चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे H3PO2 है तो P डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, इस साइड में OH आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, तो ये हो जाएगा मेरे पास। और ये है P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है O, यहाँ पे क्या है O, इसके साथ H आएगा, इसके साथ H आएगा, एक H ऐसे आ जाएगा, समझे। नेक्स्ट है मेरे पास P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे O, इसके साथ भी H है, इसके साथ भी H है, इसके साथ भी H है। हमें ये बताना है कि इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फंडा यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा बच्चा पार्टी, यहाँ पे सिंपल ये देखना है कि मान लो, इसको भी मिटा देता हूँ ना। सो यहाँ पे यदि हमने क्या किया, इसमें से एक H प्लस इसका निकाला तो ये क्या आ जाएगा, P डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा O माइनस आ जाएगा, इस साइड में H आएगा, इस साइड में H आएगा। यहाँ पे चेक करेंगे तो P डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पे O माइनस बोल दिया मैंने तो इस साइड से एक OH बचा और इस साइड में एक H आ जाएगा। यहाँ पे P डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे मेरे पास O माइनस कर दिया मैंने, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे OH आ गया। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, जल्दी बोलो फटाफट से, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे जल्दी बोलो फटाफट से, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये क्या होगा मेरे पास, फॉस्फोरस एसिड होगा। कौन सा होगा ये, फॉस्फोरस एसिड होगा। और ये क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। अब यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या बन गए, इनके कॉन्जुगेट बेस बन गए। एसिड से जब हम लोग H प्लस निकाल देंगे तो क्या बन जाएंगे, उनके कॉन्जुगेट बेस बन जाएंगे, ये कॉन्जुगेट बेस है।
अब हमें ये समझना है कि कॉन्जुगेट बेस पे जिस पे नेगेटिव चार्ज जो होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, वो हम लोगों को समझना है कि जो कॉन्जुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज, जो कॉन्जुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज जितना कम स्टेबल होगा, जिस कॉन्जुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज जितना कम स्टेबल होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो बड़े ध्यान से सुनना, पहले तो इसको हिंदी में समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली रेजोनेंस होगा। ये मेरे पास कैसे आएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा, इसके पास लोन पेयर, अरे इनके पास लोन पेयर तो रहेंगे ना भाई, इसके पास तीन तीन लोन पेयर रहेंगे, तो इसका कैसे होगा, इसका कुछ इस तरीके से कॉन्जुगेशन होगा ये, और ये कैसे होगा, ये इस तरीके से चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन हाइड्रोजन की साइड से कोई भी डोनेटिंग वाली एबिलिटी नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन में जा रहा है किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता रहेगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो ये O माइनस जो होगा, ये O माइनस तो मेरे पास कुछ इस तरीके से जा रहा है और ये ऊपर चला जाएगा, बट इस साइड में तुम्हें देखने को मिल रहा है कि ये एक और है, एक और भी है, एक और भी है। मतलब इसको, इसके पेट को भरने के लिए अब इस साइड से कितने लोग प्रेजेंट है, एक ये प्रेजेंट है और एक ये प्रेजेंट है। पहले इसके पेट को भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना था, एक ही था, जो है वो यही देगा बस, है ना। इस साइड से बात करेंगे तो इसको पेट के भरने के लिए कितने लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, एक ये है, एक इस साइड से ये रिस्पॉन्सिबल होगा, एक इस साइड से ये रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब इसके पेट को कितने लोग भर रहे हैं, तीन लोग। इसके पेट को कितने लोग भर रहे हैं, दो लोग। इसके पेट को कितना लोग भर रहा है, एक। तो ये कंप्लीटली क्या कर देता है, इसको ये डोनेट करता रहता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ जाता चलता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का जो चार्ज डेंसिटी होगा वो कैसा होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। तो ये इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनने वाला है वो कैसा होगा, हाईली स्टेबल। तो कॉन्जुगेट बेस की यदि स्टेबिलिटी निकालेंगे, कॉन्जुगेट बेस की क्या निकालेंगे, यदि स्टेबिलिटी निकालेंगे बेटा, तो ये ऑर्डर क्या आएगा मेरे पास। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, एक H निकाल दो इसमें से, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा H2PO2 माइनस आ जाएगा। इस साइड से एक H निकाल दोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, H2PO3 माइनस आएगा। इस साइड से एक H निकाल दोगे बेटा जी तो क्या आएगा, H2PO4 माइनस आ जाएगा। समझ में आया। सो ये ऑर्डर है हमारे पास किसका, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा बेटा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो आएगा इनके बीच में वो क्या आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा मेरे पास H3PO2 कैसा होगा, ज़्यादा किससे, H3PO3 से, और ये ज़्यादा होगा किससे, H3PO4। समझ में आया। इसको अपन लोग क्रॉस रेजोनेंस के नाम से भी बोलते हैं। किस नाम से बोलते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, क्रॉस रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, क्रॉस रेजोनेंस। और ये किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ OH ग्रुप पे। किस पे डिपेंड करेगा, जल्दी बोलो फटाफट से, नंबर ऑफ OH ग्रुप के ऊपर। समझ में आ गया। सो ये है हमारे पास क्या, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको भूलना नहीं है। बढ़ते हैं हम आगे। अब अपन लोग देख लेते हैं बेटा क्या, नेचर देख लेते हैं किसका, MOH का। समझते हैं नेचर कि हाइड्रोक्साइड कब बनेगा, ऑक्साइड कब बनेगा, ये समझ लेते हैं। ठीक है। सो मैंने क्या बोला, यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्या, नेचर ऑफ किसका, ऑक्साइड एंड कौन सा चीज, हाइड्रोक्साइड। नेचर ऑफ किसका, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। बड़े ध्यान से सुनना। सो नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की यदि अपन लोग बात करेंगे तो क्या बोल सकते हैं बच्चा पार्टी, हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से बॉन्ड प्रेजेंट है, MOH। ये केस नंबर 1 है, बड़े ध्यान से सुनना। केस नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट है। MOH के अंदर हमें क्या दे रखा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी। ठीक है, तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी। बट हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेल्टा EN ऑफ किसका, MO, ये कैसा है, ये ज्यादा है किससे, डेल्टा EN ऑफ किसका, OH। बड़े ध्यान से सुनना। यदि डेल्टा EN ऑफ MO ये ज्यादा है किससे, इससे, तो भैया बॉन्ड के अंदर कौन सा पोलैरिटी होगा, कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। तो जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा वो वाला बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। मतलब ये टूटेगा किसके अंदर, M++OH माइनस में। तो ये बेसिकली कैसा बनेगा, ये हो जाएगा मेरे पास बेसिक। कैसा हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, ये हो जाएगा बेसिक। कैसा हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, बेसिक हो जाएगा। अब मैंने तुमसे बोला कि मान लो मेरे पास क्या आया, ये M आया, ये O आया, ये H आया, और कंडीशन ऐसी है कि इफ डेल्टा EN ऑफ किसका, MO, ये कैसा आ जाएगा इस बार, कम है किससे, डेल्टा EN ऑफ किसका, OH से कम है। तो अब क्या कर सकते हैं इसके लिए,
तो बेटा यदि हमारे पास इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है कंपैरिजन टू इससे, तो ये बॉन्ड कैसा होगा, मेरे पास पोलर होगा, तो ये टूटेगा। ऊपर कहाँ से टूट रहा था, ये टूट रहा था। तो अब ये क्या बना देगा, तो ये बना देगा MO बना देगा, साथ में क्या बन जाएगा H प्लस, और ये माइनस आ जाएगा। इस तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो बेटा जी यहाँ पे जो H प्लस बन रहा है ये कैसा बन गया मेरे पास, ये हो गया एसिडिक। ये कैसा हो गया, जल्दी बोलो, एसिडिक। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा एसिडिक होगा और कौन सा बेसिक होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे HOCl ले लिया मैंने, है ना, क्या ले लिया मैंने, HOCl ले लिया। तो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे O है, यहाँ पे H है। एग्जाम्पल देखना ध्यान से। इस क्लोरीन का एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो कितना होता है 3, इसका कितना होता है 3.5, इसका 2.1। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा बेटा 1.4 आएगा। तो ऑब्वियसली भाई ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है, तो ये बॉन्ड पोलर ज्यादा हुआ तो ये टूटेगा। ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, ये OCl माइनस बना देगा, फिर साथ में क्या बन जाएगा H प्लस बन जाएगा। इसीलिए ये बंदा कैसा होता है मेरे पास, ये एसिडिक होता है। कैसा होता है जल्दी बोलो, एसिडिक होता है। कैसा होता है जल्दी बोलो फटाफट से, एसिडिक। इनकी नेमिंग क्या होती है सर जी, ये नेमिंग वगैरह हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, सो ये होते हैं कुछ तरीके जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का नेचर। ठीक है, और आयोनिक बॉन्ड कब बनेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेंगे, ये भी हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमारे पास रहती है जिनका नाम है हेने स्मिथ फॉर्मूला। ठीक है, सो इसको भी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, सो ये बेटा केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 2 है। नेक्स्ट है हेने स्मिथ फॉर्मूला। अब ये हेने स्मिथ फॉर्मूला क्या है, तो इन्होंने बेसिकली हम लोगों को ये बताया कि कोई भी पर्टिकुलर एक बॉन्ड हो और उस बॉन्ड के अंदर आपको परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर जैसा कुछ निकालना हो, तो आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो जल्दी बोलो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो HNEY हेने स्मिथ फॉर्मूला। हेने स्मिथ फॉर्मूला क्या है मेरे पास, हेने स्मिथ फॉर्मूला बड़े ध्यान से सुनना। परसेंटेज ऑफ किसका, आयोनिक करेक्टर। परसेंटेज ऑफ किसका, आयोनिक कैरेक्टर जो होगा ये बराबर होगा 16 इंटू डेल्टा EN प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का होल स्क्वायर। डेल्टा EN का होल स्क्वायर। और डेल्टा EN क्या है बेटा, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस इन किसके अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड टू एटम, टू बॉन्डेड एटम लिख दो, है ना, टू बॉन्डेड एटम। ऐसे जैसे एग्जाम्पल देते हैं अपन लोग। एग्जाम्पल क्या होता है मेरे पास, NaCl ले लेते हैं भाई साहब। क्या ले लेते हैं, NaCl। अब NaCl जो आ रहा है इसके अंदर Na जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी मेरे पास। अब इसमें तो खैर आयोनिक बॉन्ड ही है मेरे पास, जैसे HF HCl HBr ऐसे ले लेते हैं। तो HCl मान लो मैंने कुछ ऐसे लिया है ना, HCl लिया तो इसका कितना होगा 2.1, इसकी कितनी आएगी 3 आएगी, तो ये कितना आ गया मेरे पास 0.9 आ गया। वैल्यू पुट करेंगे, सो परसेंटेज आयोनिक करेक्टर यदि इसके अंदर निकालना होगा, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर इसके अंदर निकालना होगा तो किसके बराबर आ जाएगा 16 इंटू कितना 0.9। ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा 3.5 इंटू कितना आ जाएगा 0.9 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो 9 9 जा 81, 2 के बाद पॉइंट, तो 0.81 इंटू कितना 3.5 प्लस 16 इंटू कितना 0.9। ये सॉल्व कर लो आप लोग, यहाँ से क्या पता लग जाएगा आपको, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। तो परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर कितना हो जाएगा फिर, तो परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से माइनस 100 में से क्या कर दो, उसको माइनस कर दो। 100 माइनस आंसर जो भी आएगा वो हो जाएगा परसेंटेज ऑफ किसका, कोवेलेंट करेक्टर। तो मोटा मोटा हम लोगों ने क्या किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो पॉइंट्स थे हम लोगों ने वो सारे के सारे क्या कर लिए बच्चा पार्टी, डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, सारे के सारे हमने क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। कुछ चीज़ें और रहेंगी तो उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सो अगली क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, वो भी मोस्ट प्रोबेबली कह सकते हैं कि लास्ट हमारा लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर नीट, फॉर जेई मेंस, फॉर जेई एडवांस। ठीक है, सो चलिए अब फाइनल इस क्लास को करते हैं खत्म, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।